नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 159 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित या कोई भी प्रश्न आपको ज्योतिषीय उपाय या अपनी जन्म कुंडली से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप अपने वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल और उससे संबंधित उपायों के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में ही एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये है रिपुन रानी पात्रो जी। इन्होंने लिखा है कि भाई मेरी मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध बृहस्पति एक साथ हैं सेकंड हाउस में और शनि की दृष्टि है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश, या आप कह लीजिए कि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश केंद्रों के चारों ही केंद्रों के स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में, धन भाव में जाकर के बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो यहाँ पर शनि या तो आपकी कुंडली में बैठे होंगे पंचम भाव में, या तो शनि बैठे होंगे अष्टम भाव में, या तो शनि बैठे होंगे 12वें भाव में। अब देखिए, आप जो कॉम्बिनेशन बता रहे हो कि बृहस्पति भी द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं, तो बृहस्पति तो द्वितीय भाव में उच्च राशि में है। दशम भाव के मालिक का द्वितीय भाव में जाना भी महाधनी योग होता है। परंतु समस्या क्या आ गई है? एक दृष्टिकोण से देखें तो भाग्येश की दृष्टि से दृष्ट है, दूसरी दृष्टि से देखें तो शनि की दृष्टि से दृष्ट है। और शनि की नेचुरल जो दृष्टि होती है उसमें विच्छेदात्मक प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि को विच्छेदात्मक ही माना गया है, चाहे लग्न कोई भी हो। और शनि एक पाप ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं। तो वैसे लग्नेश और दशमेश की युति का द्वितीय भाव में जाकर के बन जाना अपने ही आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ जाने के चलते कई बार धन संचय में कमी आएगी, बोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर वाणी से संबंधित किसी न किसी तरह की परेशानियां देखने में अवश्य ही मिल सकती हैं। अब बृहस्पति चूंकि धन के कारक भी हैं और धन भाव में बैठ करके पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हुए, तो ये भावनाश वाली स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। हालांकि गुरु वहाँ पर उच्च राशि में बैठे हैं। अब यदि चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में ठीक है, चंद्रमा बलवान स्थिति में है, तब तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि चंद्रमा भी आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो फिर कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनेगा और इसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाएगा। अब चंद्रमा की जब तक स्थिति पता ना हो तो इसके विषय में आपको कोई खासा उपाय भी नहीं दिया जा सकता है। तो एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, उसके आधार पर करिएगा। नहीं तो बृहस्पति के द्वितीय में होने के चलते और पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते संचित धन का व्यय भी हो जाता है कई बार, या व्यक्ति अपने धन को संचित नहीं कर पाता। अब देखिए ना, सप्तम पति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे, वो शुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य और आयु को लेकर के खतरे को भी प्रदर्शित करता है। अब सप्तम भाव पर देखना पड़ेगा किन ग्रहों की दृष्टि है। सप्तमेश पर शनि की दृष्टि आपने बताई है। सप्तम भाव के मालिक गुरु जिस राशि में बैठे हैं, यानी कि कर्क राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा की पोजीशन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स लागू होंगे, उन सब पर हमको विचार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है सिद्धार्थ तिवारी जी। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव प्रणाम, क्या सरसों के तेल की ड्रॉप्स नहाने के पानी में डाल के स्नान करने से शनि के 7.5 के इफ़ेक्ट्स में कमी आती है? यदि हाँ तो इसकी क्या विधि है? देखिए, जो आप बता रहे हो ना कि सरसों के तेल को पानी में डाल करके स्नान करने से 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी आती है, ये जस्ट एक परंपरागत मान्यता है और इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना इससे है नहीं। क्या होता है ना, जब आपको किसी भी ग्रह को बल देना हो, जैसे गुरु को बल देना है, तो कहते हैं कि गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करो। शुक्र को बल देना है तो गाय का दूध थोड़ा सा मिला लिया जाए, गुलाब को उबाल करके मिला लिया जाए, गुलाब के इत्र को डाल करके स्नान किया जाए। लाल चंदन
रविवार और मंगलवार के दिन बोला जाता है, क्योंकि आपको इन प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देनी है। यदि आप सरसों के तेल की 2-3 बूंद पानी में डालकर नहा भी लेते हैं तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने में नहीं मिलने वाला और ना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान देखने में मिलेगा, क्योंकि जस्ट एक परंपरागत मान्यता है और कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ज्योतिषीय उपाय मुझे तो आइडिया नहीं है कि इस तरह से शनि के 7.5 के इफेक्ट्स में कमी आती है। शनि के 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी लाने के लिए कुछ अलग उपाय बताए गए हैं, जैसे शनि वज्र पंजर कवच का पाठ कर सकते हैं शनिवार के दिन, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो नाव के लोहे का छल्ला या घोड़े की नाल का छल्ला बनवा करके शनिवार के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, शनि की 7.5 में जातक को उसके किए गए कर्मों का ही फल देखने में मिलता है, तो वो किए गए जो भी कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। तो उस परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध काम कर रहा है। तो ये उपाय करके यदि आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि आप इस उपाय को करते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई भी ऐसा शास्त्रीय उपाय नहीं मुझे समझ में आ रहा है, ये परंपरागत मान्यता ही है जस्ट। और अगला प्रश्न जो है यह है रवि साहू जी। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव प्रणाम, पिछले 2-3 साल से काम बनते बनते रुक जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, क्या इसके कारण ऐसा हो सकता है? लग्न कर्क है और राशि मीन है। देखिए, मीन राशि को तो शनि की 7.5 चल ही रही है, और जो भी आपको बता रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है वो तो ठीक ही बता रहे हैं। अब आपने कहा है कि पिछले 2-3 साल से काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो क्या 7.5 के कारण ऐसा हो सकता है? देखिए, अब आप कर्क लग्न के हो ना, सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि कर्क लग्न और मीन राशि, आप जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि से बिलोंग करते हो। आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है, क्योंकि 7.5 तो एक गोचर का पार्ट है। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा 9th हाउस में बैठे हुए हैं, क्या ये शनि की दृष्टि से दृष्ट है? यदि ये शनि की दृष्टि से दृष्ट है तो 7.5 में मानसिक अशांति तो हो ही रही होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आपकी दशा आपके फेवर में चल रही है, यानी कि आपको गुरु की दशा है, चंद्रमा की दशा है, मंगल की दशा है, सूर्य की दशा है, यानी कि लग्नेश के मित्रों की दशा चल रही है, फिर परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हो रही है तो इसके पीछे कारण 7.5 बन सकती है मानसिक अशांति के रूप में। बाकी मीन राशि को 2023 से 7.5 चल रही है और मिड 7.5 मार्च 2025 के बाद से शुरू हुए, तो 7.5 भी इसका कारण ज़रूर हो सकता है कि काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, काम डिले हो जा रहे हैं, लेकिन काम हो ज़रूर जाते हैं। तो मीन राशि होने के कारण भी ये चीज़ें हैं। जो उपाय मैंने इस प्रश्न के पहले बताए हैं वो शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बताए हैं, तो उनको सुन करके ही आप भी अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे 7.5 के बुरे प्रभावों में कुछ हद तक कमी आ जाती है। और एक प्रश्न है, यह है अनीता गुप्ता जी। इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी नमस्कार, क्या रात को बार बार बुरे सपने आना राहु या केतु के प्रभाव से जुड़ा हो सकता है? आपकी जन्म कुंडली पर विचार करना होगा इसका। जन्म कुंडली के 12वें भाव से नींद का विचार किया जाता है, तो 12वें भाव से ही स्वप्न का विचार किया जाता है। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में, यदि किसी जातक की कुंडली में 12वां भाव पीड़ित है, 12वें भाव के स्वामी पीड़ित हैं, चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं जातकों को बुरे सपने आ जाते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि 12वें भाव से राहु या केतु का गोचर होना, द्वादशेश के ऊपर से राहु या केतु का गोचर होता है, तो भी इस तरह की स्थिति बनती है। तो बिल्कुल अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु या केतु का प्रभाव तो उसमें जोड़ करके देखा जाएगा, लेकिन ये एक बार आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा कि किस वजह से आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, दशा का जो पैटर्न आपका चल रहा होता है ना, वो भी ठीक नहीं चल रहा होता है। कई बार वास्तु की वजह से ऐसा होता है, कई बार आप गलत दिशा में सर करके सो रहे हो, कई बार आप जिस रूम में सो रहे हैं उस रूम की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं वास्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो घर के सही कोने में आपका रूम नहीं आता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, राहु या केतु से संबंधित भी परेशानी ऐसी हो सकती है, लेकिन किस ग्रह की वजह से परेशानी है तभी तो हम उसका उपाय कर पाएंगे ना, ये पता आपको चलेगा आपकी जन्म कुंडली से। तो एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण उसके लिए आप खुद करके देखिए कि 12वें भाव की क्या स्थिति है, अन्यथा आप करा करके भी देख सकते हैं, तो आपको एक्चुअल क्लैरिटी देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 159 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं।
नमस्कार।